चलिए बात को शुरुआत करते हैं। अगर एड्रेस ना दिया गया हो या आधा दिया गया हो तो क्या करें। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास रिसीवर एड्रेस या सेंडर एड्रेस में से हो सकता है पहला केस बने जिसमें दोनों ही गिवन ना हो सकता है रिसीवर एड्रेस दिया ना गया हो और सेंडर एड्रेस दिया गया हो। दूसरा इसके अंदर तीसरा केस बन सकता है रिसीवर एड्रेस हो लेकिन सेंडर एड्रेस ना हो। और चौथा केस बल्ले बल्ले वाला केस हो सकता है जिसके अंदर आपके पास रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस दोनों के दोनों दिए गए हों। तो आप में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कौन से केस में आ रही है, एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे। चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, यदि वीडियो को आप बाद में सुन रहे हैं तो इसको बाद में भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस ना दिया हो तो क्या करेंगे भाई, सबको बता रहा हूँ, एक एक करके सारी चीज़ बता रहा हूँ। सारे बच्चे अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो आपके पास पिछले साल में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के कई सारे सवाल यहाँ पर आए और यहाँ पर 2016 के अंदर जो लेटर आया था वो आप ब्लैक में देख पा रहे होगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम की मेरिट या डीमेरिट पर आया था। 2017 पर जो लेटर आया था वो आपकी कहीं पर ज्वाइनिंग हो गई है लेकिन आप कहीं पर एक्सटेंशन चाहते हैं, उसकी रिक्वेस्ट करनी थी आपको अपने अधिकारी से, उसके लिए आया था। और लास्ट आपके पास होटल मैनेजर को फूड की और सर्विस की कंप्लेंट करनी थी, उसके ऊपर आपको कुछ लिखना था। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि पिछले 3 बार के एग्ज़ाम में आपको लिखना क्या था और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार समझना था। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ क्वेश्चन 2016 यानी कि एसएससी सीजीएल 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर बात क्या थी। एज्यूमिंग दैट यू आर सुरेश और सीमा, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नरेश highlighting the distinct benefits and shortcomings of computer based test for multiple choice objective questions। यानी कि आपको यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर लिखना था। जो बच्चे हिंदी माध्यम के मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक अनौपचारिक पत्र लिखना था। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर रिसीवर एड्रेस भी नहीं दे रखा, यानी कि आपका जो छोटा भाई नरेश है वो कहाँ रहता है ये भी नहीं दे रखा। और सेंडर एड्रेस यानी कि जो सुरेश या सीमा है वो कहाँ से बैठकर पेपर दे रहे हैं ये भी नहीं लिखा हुआ। सबसे पहली बात तो ये इनफॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। वी ओनली नीड सेंडर एड्रेस, केवल हमें भेजने वाले के पते की ज़रूरत होती है। और ऐसे में जो यहाँ पर लिखना था, क्योंकि यहाँ भेजने वाले का पता नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट आप यहाँ पर 2 लाइनें पहली लाइन में लगाएंगे 2 बॉक्स में और अगले में सिंपली एक बॉक्स में एक लाइन यानी एक ब्लैंक डाल देंगे। इस ब्लैंक को डालने का मतलब है यहाँ पर कुछ सेंडर एड्रेस टाइप का कुछ आना चाहिए था, बट द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन और इसलिए हमने यहाँ पर केवल स्लैश छोड़ दिए हैं। स्लैश के अंदर आपने कुछ एज्यूम भी नहीं किया और चूंकि आप अगर कुछ भी यहाँ पर XYZ ABC एज्यूम कर लेते तो एसएससी के पेपर में स्ट्रिक्ट गाइडलाइन पहले नंबर पे लिखी होती है कि कुछ भी जो एज्यूम करेंगे वो आपको अनफेयर मीन्स यानी कि यूएफएम के केस में ये चीज़ बन जाएगी, वो चीज़ आपके पास यूएफएम के केस में बन जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद 22 नवंबर 2020 लिखेंगे और उसके बाद अगली लाइन के अंदर आप यहाँ पर डियर नरेश लगा के कॉमा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डियर नरेश लगा के यहाँ पर कॉमा लिख देंगे। ठीक है, चलिए सो यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो एक बार बोलिए यस सर, क्लियर है सर। और ताकि मैं आपको एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर कैसा क्वेश्चन आया था और उसको किस तरीके से सॉल्व करना था उसके बारे में भी मैं बता दूं। तो आपको यहाँ पर जो है वो ब्लैंक छोड़ना है। ब्लैंक की जगह आप चाहें कि सर डॉट छोड़ सकते हैं तो डॉट भी छोड़ सकते हैं, यानी कि ब्लैंक की जगह इस तरह के 2 बिंदु बना दीजिए और यहाँ पर भी एक बिंदु बना दीजिए और फिर एक लाइन को छोड़ दीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। या कुछ वीडियोज़ के अंदर आजकल बता रहे हैं कि जहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखना है वहाँ पर सिंपली आप सेंडर एड्रेस ऐसे लिख दीजिए। मुझे लगता है ये भी चीज़ें एज्यूम करने वाली सिचुएशन हो जाएगी, ये चीज़ भी आप ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगली लाइन पर जाने की कोशिश करें तो मेरे पास अगला क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2017 में
और ये वही लैंग्वेज है जो आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर आई थी। एज्यूमिंग दैट यू आर राजन और रजनी अ रेजिडेंट ऑफ लोधी रोड न्यू दिल्ली। इसका मतलब जो यहाँ पर सेंडर है उसका एड्रेस दे रखा है लोधी रोड न्यू दिल्ली। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सेंडर का एड्रेस तो दे रखा है, लेकिन रिसीवर का एड्रेस देखिए, यू हैव बीन सेलेक्टेड एज द मार्केटिंग मैनेजर इन पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड यू हैव टू ज्वाइन इमीडिएटली, राइट ए लेटर टू योर सीनियर टू एक्सटेंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक्सटेंशन करनी है, तो कैसे यहाँ पर लिखेंगे? तो आपके पास यहाँ पर लोधी रोड न्यू दिल्ली लिखा है, तो जस्ट कोई होम का एड्रेस, होम नंबर, हाउस नंबर नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर लोधी रोड लिख देंगे और न्यू दिल्ली लिख देंगे। न्यू दिल्ली के साथ यहाँ पर कोई भी पिन कोड भी नहीं गिवन था, तो अपनी तरफ से कोई भी सपोज करके नहीं लिखेंगे। आपका पेपर 22 नवंबर 2020 को है, तो उसके बाद तारीख लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना अपने सीनियर को एंड यू हैव टू ज्वाइन, राइट ए लेटर टू योर सीनियर। तो सीनियर की कोई पोस्ट जो होती है वो द सीनियर नहीं होती, सीनियर को द हेड कहते हैं। अब द हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखो या द हेड लिखो, इसको आप एज्यूम नहीं कर रहे। अब दूसरी बात है कि हेड किसका, तो आप यहाँ पर जो मान लेना नहीं है, इसके अंदर खुद ही दे रखा है एक पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब वो स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा, तो यहीं से उठा दो। अगर अब मैं पिछले क्वेश्चन पे जाऊं तो वहाँ पर आप अगर ये लिखो सेंडर एड्रेस, क्या सेंडर एड्रेस नाम का कोई भी शब्द आपकी क्वेश्चंस की लाइन में दे रखा है? नहीं। तो आप सेंडर एड्रेस नाम के वर्ड को अपने यूज नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखना। अगली बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर आपको द हेड पब्लिक एंटरप्राइज। अब पब्लिक एंटरप्राइज का एड्रेस कौन सा है, यानी कि सिटी कौन सा है? तो एक बात याद रखना, हिंट ले लेना। अगर आपके पास रिसीवर एड्रेस ना हो और रिसीवर एड्रेस में कुछ हिंट चाहिए हो, तो सेंडर एड्रेस में से थोड़ी बहुत हिंट को उठा सकते हैं और जो नई दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है उसी नई दिल्ली को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, पेपर में आपके पास मैक्सिमम न्यू दिल्ली ही लिखा आता है, तो न्यू और दिल्ली दो अलग अलग बॉक्स में आएगा। और दूसरी बात और याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को स्लैश या डॉट लगाते हो या फिर आप ब्लैंक लगाते हो, तो वो वर्ड काउंट ऐसे तो नहीं होगा, फिर भी उन 3-4 शब्दों को कंसीडर करके चलिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट में लिखिए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, यस सर। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं एसएससी सीजीएल के 2018 के फॉर्मेट पे, जो कि एक फॉर्मल लेटर पूछा गया था और इसके अंदर आपके पास आया था, एज्यूमिंग दैट यू आर सुनीता और सुनील अ रेजिडेंट ऑफ गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली 110083। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें, मतलब एक चीज़ पूरी गिवन थी, आपका नाम सुनील सुनीता है, आप कहाँ रहते हो, गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली का पिन कोड भी यहाँ पर लिखा गया था। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ जीडी रेस्टोरेंट। इसका मतलब आपको दो चीज़ें और भी दी है। जो रिसीवर है, रिसीवर जो है वो पोस्ट है वो द मैनेजर है, और जब भी आप किसी डेजिग्नेशन को कोई चीज़ लिखते हो, प्रबंधक को कोई पत्र लिखते हो, वो औपचारिक पत्र बन जाएगा। और वो मैनेजर किसका है? जीडी रेस्टोरेंट का। लेकिन यहाँ पर एक जीडी रेस्टोरेंट का सिटी नहीं दिया हुआ। क्या आप मान के चलेंगे कि यहाँ पर सिटी क्या आना चाहिए? एक बार बोलो जी, बताओ जी, यहाँ पर सिटी क्या आना चाहिए? तो सिटी को हिंट ले लेंगे, क्योंकि रिसीवर एड्रेस नहीं दिया हुआ, सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप दिल्ली को एज्यूम कर सकते हो, न्यू दिल्ली को। तो गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली 110083, इतना पार्ट तो आपको गिवन है, ये उठा के नकल मार के लिख देंगे। एक लाइन छोड़ेंगे 22 नवंबर 2020, एक लाइन छोड़ेंगे द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली लिख देंगे, और फिर आप अपने एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट और फिर सारी चीज़ें लिख देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल में लोगों ने क्या गलतियाँ की है और किस किस तरीके से की है। सबसे पहली बात तो लोगों ने एजुकेशन का वर्ड जो लिखा, यहाँ पर कैपिटल ई लिखा, जबकि चलती हुई लाइन के अंदर किसी भी वर्ड को आप कैपिटल नहीं लिख सकते अगर वो कोई भी प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहा है या स्पेसिफिक वर्ड का काम नहीं कर रहा है। तो
तो यहाँ पर ये नंबर कट सकते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 33 नंबर दिए गए हैं 50 में से। जिस चीज़ के लिए मैं आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो किस लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ज़रा गौर करिएगा। इसके ऊपर ज़रा गौर करिएगा कि मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ। आपको मेरे साथ में यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जीडी रेस्टोरेंट, लोधी रोड। अब बच्चा कितना तेज़ था कि उसको पिछले साल का भी ये याद था कि पिछले साल एड्रेस लोधी रोड आया था, तो इस साल मैं लोधी रोड के हिसाब से ही क्वेश्चन को कर लूँ। तो अगर यहाँ पर लोधी रोड गिवन ही नहीं है और अगर आपने ये एज्यूम कर लिया था लोधी रोड, देखो एग्जामिनर ने जो सर्कल लगाया है आपके पास वो केवल लोधी रोड पे लगाया है, यानी कि आपने अगर ऊपर से एड्रेस को हिंट ले लिया था न्यू दिल्ली 110083 को, न्यू दिल्ली 110083 को, उसने इसके लिए कोई भी सर्कल नहीं लगाया। सर्कल कहाँ लगाया? जहाँ आपने चीज़ों को एज्यूम किया जो कि गिवन नहीं थी, और यहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपके जो नंबर है वो डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली बात सुनिएगा। तो ये डिडक्शन ऑफ मार्क्स का केस बन जाएगा लोधी रोड वाला। यहाँ आपके नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, कट सकते हैं। हो सकता है आपके 50 में से 0 मिले, हो सकता है पूरे के पूरे डिस्क्रिप्टिव यानी 100 में से 0 मिले, हो सकता है आपका पेपर जो है वो 700 नंबर का पेपर है जिसमें आपके 100 सवा 100 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हों, उसमें भी 0 हो सकते हैं। हो सकता है आपने AA और JSO के पेपर भी दिए हों, तो वो कम से कम आपका 900 नंबर का पेपर हो जाता है, वहाँ पे भी आपके 0 नंबर इस तरह से हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अगली बात पर चलते हैं कि पिछले दिनों में SSC यहाँ पर 2 तरीके के एग्जामिनर काम करते हैं। पहला एग्जामिनर खाली आपके कंटेंट को चेक करता है और दूसरा एग्जामिनर आपकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करता है। और जब आपके पास इस तरह से चेक करता है तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जूम करके देखिए इस बात को, कि सबसे पहले उसने उसके क्वेश्चन नंबर 1 यानी एसए में 32 मार्क्स दिए जिसे बाद में काट के 30 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 33 दिए गए जिसे बाद में 30 कर दिया गया, यानी कि कुल अंक यानी टोटल मार्क्स को 100 में से जो 65 आने थे, जिसे आप देख पा रहे होगे हिंदी में 65 लिखा गया, 65, उसको भी 60 यानी 60 कर दिया गया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एक्यूरेसी अपने कंटेंट के साथ रखिएगा। और एक दूसरी और कमाल की बात और मैं बता दूं, एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा था यहाँ पर, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे के साथ यहाँ पर देखिए क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके 20-20 नंबर दिए गए, मतलब उसका कंटेंट में इतनी सारी गलतियाँ थी, इतनी सारी दिक्कतें थी, उसके 20-20 नंबर दिए गए, 40 नंबर दिए गए। और 40 नंबर को जब 40 लिखना था शब्दों में, तो आप देख पा रहे होंगे कि 40 की स्पेलिंग यहाँ पर क्या लिखी गई है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, 40 की स्पेलिंग बता पाएंगे, FORTY होना चाहिए, FOURTY नहीं होगा। ठीक है। चलिए इससे आगे एक बात और बता दूं, तो आपको करना क्या है, और ये पूरी की पूरी हिंट आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर करना क्या है। सबसे पहली बात, रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस अगर दोनों ही गिवन ना हो तो दोनों ही जगह पर 2-2 लाइन का ब्लैंक लगाएंगे या डॉट लगाएंगे। दूसरी बात, अगर रिसीवर एड्रेस गिवन ना हो और सेंडर एड्रेस हो तो आप हिंट सेंडर एड्रेस में से ले लेंगे, या रिसीवर एड्रेस दिया गया हो सेंडर एड्रेस ना दिया गया हो तो आप रिसीवर एड्रेस में से अपनी हिंट ले लेंगे। तो ये दोनों केस लगभग लगभग वही है जो हिंट लेने वाले हैं, जिसके बेस पे आपके 2017 का 2018 का एग्जामिनेशन पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे 2016 का एग्जामिनेशन पूछा गया है। अगर दोनों चीज़ें बड़े ही क्लियर कट ढंग से दी गई है, रिसीवर और सेंडर एड्रेस, तो ये चौथा केस बनेगा। इसके अंदर मुझे समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी ही रहस्य की बात बताने वाला हूँ कि इस बार पेपर में क्या आने वाला है। क्या आप जानना चाहेंगे? मैं आपको कोई भी चीज़ों को डराने या खौफ पैदा करने की सिचुएशन नहीं कर रहा, मैं आपके केसेस को और ज़्यादा ल्यूसिड और क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इससे पहले एक चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एसएससी डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैंने इस बार जितनी भी बच्चों के माध्यम से आरटीआई से पीडीएफ मेरे मेल पर पहुंची, उसमें से मेरे को एक चीज़ पता लगी कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं। तो हिंदी के जो सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं वो है और हैं, में या मैं, बिंदी लगाने के ऊपर सबसे ज़्यादा गलतियां आ रही है और इसके गलत प्रयोग के कारण सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत आ रही है और आप भी चाहते हैं कि सर एक दिन के अंदर हैंड राइटिंग को कैसे सुधारा जाए और किस तरीके से गलतियों को कम किया जाए, ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आप गलत कर रहे हैं, उनको मेरे पास भेजिए। उनको याद रखने का तरीका क्या होगा, एक कॉमुलेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। दूसरी बात, इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे हैं वो कैकोग्राफी यानी कि गंदी हैंडराइटिंग के कट रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी चीज़ें कुदर्शन होती है उसको कोई नहीं पढ़ता। आपको अपना एस्से, अपना लेटर पढ़वाने के लिए सुदर्शन होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और कमज़ोर पॉइंट मैं आपको बता दूँ जिसके ऊपर आप शायद ध्यान ना दे पा रहे हों। मेरे पेड क्लास के बच्चे तो लगातार इसके ऊपर बढ़िया काम कर रहे हैं और आप में से अगर जुड़े हुए भी होंगे तो बढ़िया बता भी पाएंगे। वो क्या है सर? सबसे पहले दो क्वेश्चन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आएगा? एस्से, फिर क्या आएगा? लेटर। यानी एग्जामिनर की आपसे दोस्ती किससे होगी? लेटर से होगी या एस्से से? एस्से। और एस्से में भी एस्से का कंक्लूजन पहले पड़ेगा या इंट्रोडक्शन? तो आप बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन के वो 50, 52, 55, 60 शब्द ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप 10 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट भी सोच कर बैठें कि कैसे बढ़िया फ्रेश और ताज़ा टॉपिक लिखना है। ऐसा कैसे लिखना है कि कोटेशंस के साथ ऐड करते हुए लिखना है, क्योंकि वही प्रभाव आपको टिल द एंड जाएगा। क्योंकि जितनी भी कॉपीज़ मैंने चेक की उसके अंदर मुझे पता लगा जिसके भी अच्छे नंबर आए हैं उसके एस्से में जितने नंबर दिए हैं लेटर में भी लगभग उतने ही नंबर दिए हैं। अगर उसके एस्से के अंदर नंबर दिए हैं 37, तो मान के चलिए उसके लेटर में भी 38 या 36 या 37 उसी रेंज के अंदर दे रखे, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस या सेम टू सेम। यानी कि 37 और 38 मिला के 75 मार्क्स इस तरीके से उस बच्चे के आ रखे हैं। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बने। हाँ, अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, जिस बच्चे ने ये देखो ऊपर 32 का कर रखा था तो नीचे 33 मिले और बराबर बराबर 30-30 दे दिए थे। दूसरे में एस्से में उसको 20 नंबर देने थे तो लेटर में भी उसने उसी की औकात के हिसाब से 20 नंबर दे दिए। बात समझ में आ रही है? तो जितना अच्छा एस्से होगा उतना ही अच्छा लेटर में नंबर मिलने वाले संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो इंग्लिश के अंदर कैकोग्राफी जो है वो डिडक्शन के लिए सबसे टॉप पर है, इसलिए बैड हैंड राइटिंग या इलाजिबल या रॉन्ग स्पेलिंग्स बहुत ही गलत वे ऑफ अप्रोच आपका देती है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कौन से मीडियम में लिखें? तो इंग्लिश वालों के पिछले साल ज़्यादा नंबर आए थे, हिंदी वालों के थोड़े से गलतियां ज़्यादा काट ली थी। लेकिन इस वक्त ये डिसाइड करने का नहीं है कि आप अपनी भाषा को चेंज कर सके। भाषा की शुद्धता, एक्यूरेसी और क्लैरिटी बढ़ाइए। क्या स्पेलिंग्स मैटर करती है? जी हाँ, मैटर करती है। हैंड राइटिंग मैटर करती है? बिल्कुल मैटर करती है। कोटेशन राइटिंग मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है, बट लिखने से सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाती है। व्हाट इफ़ वी लैक और एक्सीड वर्ड लिमिट? अगर हमारी वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? तो उसको लास्ट में वर्ड लिमिट, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो आप मेंशन करते हो वो मेंशन मत करना। और इसका भी एक सॉल्यूशन मैं थोड़ी देर में एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से वर्ड लिमिट को एक्सीड होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। और ये देखिए एक शीट हमारे पास मौजूद हुई, ये रियल का पेपर है, रियल पेपर है ये, और आप देख पा रहे होगे किस तरीके की है और हैं की जो गलतियां हैं। और एग्जामिनर ने लगातार इसको, शिक्षा व्यक्ति का वह हथियार हैं। शिक्षा अपने आप में अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा है। ये है नहीं हो सकता, है होगा। इस तरह की देखिए कितनी सारी मिस्टेक कर रखी है। अगर आपने 10 भी इस तरह की मिस्टेक कर दी तो 40 में से 20 नंबर तो वैसे ही आएंगे। तो आप अपने खुद के सिलेक्शन के जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो आत्मनिर्भर भारत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कोविड-19 एंड बायो टेररिज्म, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, पॉल्यूशन के साथ जो स्मॉग का जो टॉपिक है, स्मॉग, दिल्ली के अंदर जो स्मॉग है उसके ऊपर लेटर आ सकता है। या एनजीटी को,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेटर लिखते हुए बताइए कि कौन कौन से साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करके स्टबल बर्निंग को रोका जा सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल पिछले साल CHSL में आ चुका है। US रिलेशन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, अभी इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, बट इस तरह के टॉपिक आपके UPSC या CAPF में आते हैं। तो ये शुरू के जो ये 5 टॉपिक है, और इसके साथ आप एक फिट इंडिया मूवमेंट को और जन आरोग्य योजना और एक आयुष्मान भारत को भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत को कर लीजिएगा और जन आरोग्य योजना को जरूर कर लीजिएगा, PMJAY। इन सारों का मटेरियल मेरे चैनल पे आपको इस समय मिल जाएगा। नैन्सी पंगाल पूछ रही है सर सेंटर में ना लिखकर नीचे लाइन पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ लिख सकते हैं। पेज के नीचे भी लिख सकते हैं, डेस्क के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस जो भी कुछ लिखें वो समझ में आना चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म्स आपके पास अच्छा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आ सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से ज़रूर इनको करके जाएं। और अगर आपको इन टॉपिक्स में से ये लग रहा है कि सर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर हमें लिखा लिखाया मिल जाए, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी इंग्लिश में, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो मेरे टेलीग्राम चैनल से इस चीज़ को ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल इस डिस्क्रिप्शन के नीचे है। आप @essay letter लिखकर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमेशा ही कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। मुझे याद है CHSL का 2018 का जो मतलब 18 में पेपर हुआ था, 17 वालों का वो पेपर मुझे याद है, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आया था कि ओल्ड एज स्कीम के ऊपर लेटर लिखिए या एसे लिखिए। तो बूढ़े लोगों के लिए कौन कौन से स्कीम है, और ये स्कीम वय वंदन योजना के तौर पर आई थी, जिसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और इसकी जो सूचना जो पिछले दिनों में दी है वो इस तरीके से दी गई है। तो अगेन कई बार इस तरह के टॉपिक आपके पास होते हैं जो बार बार पूछे नहीं जाते, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, फिर भी वो पूछे जा सकते हैं। तो अपने आप में रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसके लिए मैं आपको एक और सुझाव दूंगा, जब अगर टॉपिक कोई नया होगा, इस तरह का होगा, झुंझलाहट भरा होगा, तो वो ना केवल आपके लिए नया है बल्कि सबके लिए नया होगा। उसमें एग्जामिनर भी आपके लिए इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेगा। एस्से के अंदर और लेटर के अंदर अगर कोई भी पॉलिसी या नियम नीति से रिलेटेड, कार्यक्रम से रिलेटेड आता है, तो उसके अंदर आप ज़रूर से ज़रूर स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस को भी मेंशन करें। वीकनेस को कैसे मेंशन किया है आप भली भांति जान गए होंगे मेरे माध्यम से। दूसरी बात, एसएससी की मेंटलिटी इस बार डिस्क्रिप्टिव को चेक करने के लिए क्या रहेगी? क्या वो चाहेगा कि मेंस की जो कट ऑफ का एनालाइज़र आने से पहले डिस्क्रिप्टिव भी इस बार इस तरह का केस बने कि जिसके अंदर रिज़ल्ट का डिले हो या ना हो? और डिस्क्रिप्टिव का पेपर एसएससी को कैसे चेक करना चाहिए, और कौन कौन से एग्ज़ाम 15 और 16 को जिनका पेपर था, 18 तारीख को किन किन को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, और कितने नंबर की कट ऑफ बढ़नी चाहिए, और आखिर इस तरह की चीज़ें किस तरह से इवैल्यूएट की जाती है, असेसमेंट इनका कैसे होता है, इन तमाम विषयों पर भी हम लोग बातचीत इसी चैनल पर करते रहेंगे। सो जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम लिंक बिलो है। अपनी कोई भी PDF, कोई भी चीज़ों को देखने सुनने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस और डिस्क्रिप्टिव लाइव इवैल्यूएशन बैच से आप जुड़ सकते हैं, जिसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बोर्ड इस तरह से। ये डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस का बैच है, बैच नहीं मतलब टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्टिव लाइव इवैल्यूएशन है, ये ग्रुप है जिसमें आप लोग सेंड कर सकते हो। सारे बच्चे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं इवैल्यूएशन के लिए, और सुबह से आज तो इसमें इवैल्यूएशन भी चल रही है। इसके बाद अगली बात के तौर पर, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप में से जिन जिन के भी दोस्त SSC CGL 22 तारीख को देने वाले हैं, या CHSL या MTS का पेपर आने वाले भविष्य में देने वाले हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।